नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर बातचीत कर रहे थे और कई सारे दुर्गों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम जिस किले के विषय में पढ़ रहे हैं वो है सोनारगढ़ जैसलमेर। काफी सारी बातें हम करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे। आप मुझे पहले ऐसे बता दें, आपको ये प्रश्न नहीं आता है कि सोनारगढ़ नाम किसने दिया था। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप वीडियो को पूरा देखें कि जैसलमेर के किले को वर्तमान में इसका जो प्रसिद्ध नाम हमें मिलता है बच्चों सोनारगढ़, ये सोनारगढ़ नाम किसने दिया था। अगर ये आपको पता नहीं है, इसका प्रचलित नेम अगर आपको पता नहीं है तो आप वीडियो को पूरा देखें। हम करते हैं चर्चा सोनारगढ़ के विषय में। तो जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है बच्चों, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं इसकी श्रेणी कि जैसलमेर दुर्ग की जो श्रेणी है वह श्रेणी क्या है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे ये है दानवन श्रेणी का, क्योंकि इसके विषय में क्या कहा जाता है कि इस प्रकार हमें प्रतीत होता है कि जैसे रेत के समुद्र में जहाज ने क्या डाल रखा हो, लंगर डाल रखा हो। तो रेत के समुद्र में जहाज ने लंगर डाल रखा हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रेत होती है बच्चों रेगिस्तान के अंतर्गत, और रेगिस्तान में स्थित दुर्ग को में क्या कहते हैं, दानवन श्रेणी के अंतर्गत इन्हें कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं इसके निर्माता के विषय में कि सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर का दुर्ग है, इसके निर्माता कौन है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे 12 जुलाई 1155 के दिन, 12 जुलाई 1155 ईस्वी के दिन इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था बच्चों राव जैसल ने। ध्यान रखेंगे आप, राव जैसल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 12 जुलाई 1155 ईस्वी के अंतर्गत। बच्चों ध्यान रखेंगे इसी 1155 में ही जैसलमेर नगर की भी स्थापना की गई थी। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जैसलमेर नगर की स्थापना कब की गई थी, तो 1155 ईस्वी में ही राव जैसल ने जैसलमेर नगर की क्या की थी बच्चों, स्थापना की थी। बच्चों ध्यान रखेंगे विशेष कृपा, ध्यान रखेंगे किस संत की कृपा से, किसके आशीर्वाद से इसकी स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे इंसाल ऋषि। कौन सा ऋषि, इंसाल ऋषि। इंसाल ऋषि का संबंध कहां से है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इंसाल ऋषि का संबंध सोनारगढ़ से है, जबकि हारित ऋषि का संबंध कहां से है। तो जब हमने चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ा था बच्चों, तब आप लोगों से बातचीत की थी कि हारित ऋषि की कृपा से बप्पा रावल ने वहां पर गुइल वंश की स्थापना की। ठीक वैसे ही इंसाल ऋषि की कृपा से 12 जुलाई 1155 ईस्वी के दिन राव जैसल ने इस सोनारगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं और बता दूं आपको कि जैसलमेर के जो शासक हैं, अभी महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा राजवंश अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं ये अपने आप को क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। जैसलमेर का भाटी शासक अपने आप को किन के वंशज मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। जरा आप लोग ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों ध्यान रखेंगे कि यह गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर का जो दुर्ग है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो बच्चों ये गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे गोरहरा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गोरहरा गढ़ भी कहते हैं। ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, गोरहरा पहाड़ी पर। बच्चों ये जो गोरहरा पहाड़ी है, जब यहाँ पर भाटियों ने शासन करने लगे, यहाँ पर यदुवंशियों ने भी शासन किया है, तो ये जो गोरहरा पहाड़ी है इसी पहाड़ी को त्रिकूट पहाड़ी कहने लगे। इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया, त्रिकूट पहाड़ी कर दिया। हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर दो त्रिकूट पहाड़ियां हैं। एक त्रिकूट पहाड़ी मिलेगी आपको करौली में, और करौली की त्रिकूट पहाड़ी पर कैला देवी का मंदिर बन रखा है, जबकि दूसरी त्रिकूट पहाड़ी मिलेगी आपको बच्चों जैसलमेर में, और इस पहाड़ी पर सोनारगढ़ का दुर्ग बन रखा है। ध्यान रखेंगे इसी त्रिकूट पहाड़ी को पूर्व में क्या कहते थे, गोरहरा पहाड़ी कहते थे। जहां जहां पर भी यदुवंशियों ने शासन किया है, यदुवंशियों ने जहां जहां पर भी शासन किया है वहां पर क्या मिलेगा बच्चों, त्रिकूट पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये सब बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं इस दुर्ग के उपनाम से संबंधित कि दुर्ग के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं। यहीं से आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, उपनाम, दुर्ग के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि हम इसे क्या कहते हैं, सोनारगढ़। और ये सोनारगढ़ किसने कहा, हमारा प्रश्न भी यही था, सोनारगढ़। आप लोग देख रहे होंगे तो ठीक है बता देते हैं, सोनारगढ़। और ये सोनारगढ़ नाम दिया है बच्चों सत्यजीत रे ने। किसने दिया है, सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे ने इस पर एक मूवी भी बनाई थी और उस मूवी का नाम रखा था सोनार किला। तभी से इसको क्या कहने लगे, सोनारगढ़ कहने लगे। वर्तमान में इसका जो प्रचलित नाम है, जो प्रसिद्ध नाम है, वो क्या है, सोनारगढ़ का दुर्ग है। और ध्यान रखेंगे जैसलमेर के दुर्ग को सोनारगढ़ किसने कहा है, ये कहा है बच्चों सत्यजीत रे ने। बच्चों ये गोरहरा पहाड़ी पर बन रखा है और गोरहरा पहाड़ी पर बना होने के कारण इसको क्या कह दिया रे, गोरहरागढ़। क्या कह दिया, गोरहरागढ़। ध्यान रखेंगे गोरहरा पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण जैसलमेर का दुर्ग क्या कहलाया, गोरहरागढ़ कहलाया। इसको क्या कहते हैं, त्रिकुट पहाड़ी भी कहते हैं। इसलिए बच्चों इसको आप क्या भी कह सकते हैं, त्रिकुटगढ़ भी कह सकते हैं। कितने इसके बहुत सारे उपनाम मैं आपको बताऊंगा, तो आप सारे उपनाम ध्यान रखेंगे। सोनारगढ़ सत्यजीत रे ने कहा, उस पहाड़ी की वजह से गोरहरागढ़ कहलाया। कालांतर में पहाड़ी को त्रिकुट कहने लगे तो त्रिकुटगढ़ भी यही कहलाया। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इसे राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है, तो इसी सोनारगढ़ के दुर्ग को राजस्थान का क्या भी कहा जाता है, अंडमान भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं, तो इसी जैसलमेर दुर्ग को क्या कहते हैं बच्चों, रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि पीले पत्थरों से क्या है, निर्मित है। और पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण बच्चों ये क्या होता है कि सूर्य की रोशनी में सोने के समान चमकता है, इसलिए इसको बच्चों स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, स्वर्णगिरी दुर्ग। आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर्णगिरी दुर्ग किसे कहते हैं, तो इसी जैसलमेर दुर्ग को बच्चों स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे स्वर्णगिरी क्यों कहते हैं, क्योंकि पीत पत्थरों से, पीत पाषाण से निर्मित है, इसलिए इसको स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे इसे सोनगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनगढ़। सोनगढ़ भी किसे कहते हैं, जैसलमेर दुर्ग को ही कहते हैं। इन दो को आप ध्यान रखेंगे। अगर स्वर्णगिरी की जगह स्वर्णगिरी पूरा स आ जाए, ध्यान रखेंगे स्वर्ण की जगह सुवर्णगिरी आ जाए तो बच्चों जालोर होगा, और सोन की जगह सोनलगढ़ आ जाए तो भी जालोर होगा। ठीक है, आधा से आ जाएगा तो स्वर्ण में आप ध्यान रखेंगे जैसलमेर, और पूरा स अगर आ जाता है तो आप ध्यान रखेंगे जालोर। सोनगढ़ आ जाता है तो ध्यान रखेंगे जैसलमेर, और सोनलगढ़ आ जाता है तो बच्चों ध्यान रखेंगे कहां पर, जालोर। जैसल के द्वारा, राव जैसल के द्वारा बच्चों निर्मित होने के कारण क्या कहलाया, जैसानगढ़। जैसल के द्वारा निर्मित होने के कारण क्या कहलाया, जैसानगढ़ भी कहलाया। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं इसी दुर्ग के विषय में और इसके उपनाम से संबंधित चर्चाएं अगर हम करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसे गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, किस किले को गलियों का दुर्ग कहा जाता है, तो इसी जैसलमेर दुर्ग को बच्चों गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, गलियों का दुर्ग। गलियों का शहर किसे कहा जाता है, गलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। तो गलियों का दुर्ग किसे कहेंगे, इसी सोनारगढ़ को बच्चों गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे द्वितीय लिविंग फोर्ट। ध्यान रखेंगे द्वितीय लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है आवासीय किला। द्वितीय लिविंग फोर्ट राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला कौन सा है, ऐसा किला जिसमें राजा के साथ साथ प्रजा भी निवास करती हो, लिविंग फोर्ट या आवासीय किला कहलाता है। हमने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में पढ़ा था कि वह राजस्थान का प्रथम एवं सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जस्ट चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो कौन सा है, सोनारगढ़ दुर्ग है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों
आप फिर इसके उपनाम से संबंधित बातें और ध्यान रखेंगे। इसे उत्तरी भट्ट किवाड़ कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, उत्तरी भट्ट किवाड़। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आपका हो सकता है, सेकंड ग्रेड जैसी परीक्षाओं में इसे पूछा गया है कि किस दुर्ग को उत्तरी भट्ट किवाड़ भी कहा जाता है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जैसलमेर का जो दुर्ग है इसे उत्तरी भट्ट किवाड़ भी कहा जाता है। यहाँ के एक शासक हुए हैं, मैं बहुत बढ़िया आपको जानकारी दे रहा हूं, शायद आपको पूर्व में पता नहीं होगा, विजयराज द्वितीय। यहीं के जैसलमेर के एक शासक है जिनका नाम था विजयराज द्वितीय। और विजयराज द्वितीय ने क्या किया था कि ये उपाधि धारण की थी उत्तरी भट्ट की, और उत्तरी भट्ट की इन्होंने क्या की, उपाधि धारण की, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तरी भट्ट किवाड़ कहते हैं। कुछ ही ऐसा भी बताते हैं कि जो दुर्ग है जिसे उत्तरी भट्ट किवाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा ही उत्तर से, उत्तर में हमने देखा था हनुमानगढ़ का बटनेर का दुर्ग, और ये बटनेर के दुर्ग का सहायक होने के कारण इसे उत्तरी भट्ट किवाड़ कहते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं। लेकिन आप प्रमाणिक ऐतिहासिक रूप से ध्यान रखेंगे कि विजयराज द्वितीय ने ये उपाधि धारण की थी, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा गया, उत्तरी भट्ट किवाड़ कहा गया। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक बुर्जों वाला, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, किस किले को सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कहा जाता है? तो बच्चों इसी जैसलमेर दुर्ग को सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी कहा जाता है। और इसमें कितने बुर्ज हैं आप ध्यान रखेंगे, 99 बुर्ज हैं। सर्वाधिक जो बुर्ज किस किले में बन रखे हैं, तो सर्वाधिक बुर्ज बच्चों जैसलमेर के किले में बन रखे हैं, और वह कितने हैं, वो हैं 99। तो आप इसके सारे उपनाम ध्यान रखेंगे। सोनारगढ़, सोनारगढ़ किसने कहा, सत्यजीत रे ने। गोरहरागढ़ पहाड़ी के कारण, त्रिकुटगढ़ पहाड़ी के कारण, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, स्वर्णगिरी, सोनगढ़, जैसाणगढ़, गलियों का दुर्ग, द्वितीय लिविंग फोर्ट, उत्तरी भट्ट किवाड़, और सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, सोनारगढ़ जैसलमेर को कहा जाता है। आप जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम दुर्ग के विषय में और चर्चा करते हैं कि इसके विषय में क्या क्या पंक्तियां प्रचलित है। यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, साथ में हम इसका थोड़ा भौगोलिक अध्ययन भी करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मैं बता देता हूं आपको, आप भूल जाएंगे नहीं तो, क्योंकि कई सारे बच्चे नोट्स भी तैयार करते हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि पीले पत्थरों से निर्मित है। मैं लिख देता हूं, ये जो दुर्ग है बच्चों ये पीले पत्थरों से निर्मित है, पीत पाषाण। कौन सा किला पीले पत्थरों से निर्मित है? तो ये जो दुर्ग है बच्चों ये पीले पत्थरों से निर्मित है, और पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण ही जब इस पर सुबह और शाम के वक्त सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो सोना चमक रहा हो, इसलिए इसे स्वर्णगढ़ भी सोनारगढ़ कहते हैं। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इसमें मिट्टी व चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें मिट्टी व चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, मिट्टी व चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे पूर्व मैंने आपको एक दुर्ग पढ़ाया था जिसमें तो नींव का ही प्रयोग नहीं किया गया था, नहीं किया है। और इसमें किसका प्रयोग नहीं किया, इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया और चूने का प्रयोग नहीं किया। तो बच्चों फिर इसको बनाया कैसे गया? तो इस प्रकार एक पत्थर है, आप ध्यान रखेंगे, इस पत्थर को ढाल करके इसे बनाया गया, ऐसे 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 पत्थर से पत्थर जोड़ करके, फिर इसको इसमें रख दिया, इसमें इसको कर दिया, और इस प्रकार पत्थर से पत्थर जोड़ करके क्या किया था, ये दुर्ग बनाया गया था। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। फिर इन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे करके, यूं करके, पत्थर में पत्थर जोड़ करके, पत्थर में पत्थर जोड़ करके इस दुर्ग को बनाया था, इसलिए इसमें मिट्टी और चूने का प्रयोग नहीं किया। ध्यान रखेंगे राजस्थान का यह पहला दुर्ग है जिसको बनाने के लिए जिप्सम व लोहे का प्रयोग किया गया था। किस किले में पहली बार जिप्सम व लोहे का प्रयोग किया गया था? आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि यहाँ पर चूने का प्रयोग नहीं किया है तो उनको चिपकाया कैसे गया होगा, कैसे उनको ठहराया गया होगा? तो इस दुर्ग में जिप्सम और लोहे का प्रयोग किया गया है, ऐसा बच्चों आप ध्यान रखेंगे। पीले पत्थरों से निर्मित है, मिट्टी व चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, और इसमें क्या है, जिप्सम व लोहे का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ऐसा भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं तो किले के विषय में कहा जाता है कि गढ़ दिल्ली, आप ध्यान रखेंगे, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा। गढ़ तो क्या है, दिल्ली है, गढ़ क्या है, आगरा है, और अधगढ़ बीकानेर, और आधा जो गढ़ बताया गया है वो क्या बताया गया है, बीकानेर बताया गया है। ध्यान रखेंगे, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर। अरे भले चिनायो भाटियों, ध्यान रखेंगे, भले चिनायो, भले चिनायो भाटियों, भले चिनायो भाटियों, सिरे तो जैसलमेर भाटियों, सिरे, सिरे मतलब ऊपर, तो सिरे तो जैसलमेर। ध्यान रखेंगे आप, उक्त पंक्ति किसके विषय में रिक्त स्थान देकर के भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दुर्ग के विषय में एक उक्ति प्रचलित है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर, अरे भले चिनायो भाटियों, सिरे तो जैसलमेर। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अबुल फजल ने इसके विषय में कहा है कि पत्थर की टांगे ही आपको यहां ले जा सकती है। अबुल फजल ने क्या कहा है इस दुर्ग के विषय में कि पत्थर की टांगे ही, पत्थर की टांगे ही, टांगे मतलब पैर, पत्थर की टांगे ही आपको यहां ले जा सकती है। पत्थर की टांगे ही बच्चों आपको यहां ले जा सकती है, यहां ले जा सकती है। ऐसा किस दुर्ग के विषय में और किसने कहा, तो ध्यान रखेंगे जैसलमेर दुर्ग के विषय में अबुल फजल ने ऐसा कहा था कि पत्थर की टांगे ही आपको यहां ले जा सकती है। इन्होंने कहा था कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण। घोड़ा मतलब काट का मतलब लकड़ी का, कि घोड़ा कीजिए लकड़ी का, लकड़ी के घोड़े के समान आपका घोड़ा होना चाहिए, मतलब निर्जीव होना चाहिए, दर्द सहन करने की उसमें ताकत होना चाहिए। पग कीजिए पाषाण, और आपके जो पैर हैं, आपकी जो टांगे हैं पत्थर के समान होना चाहिए। बख्तर कीजिए लोहे का, आप जो बख्तर धारण करते हैं उसको लोहे का बना लीजिए, तब पहुंचे जैसाण। आप इतना करने के बाद जैसाणगढ़ में जा सकते हैं। ये यहां पर कवि ऐसा कहना चाहता है कि रेगिस्तान में होने के कारण, मरुस्थल में होने के कारण गर्मी ज्यादा लगती है, तो आपको इन सभी चीजों से गुजरना होगा। इसलिए इन्होंने कह दिया कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अरे बख्तर कीजिए लोहे का, जिद पहुंचे जैसाण। तो अबुल फजल की पंक्ति भी बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे इस किले को दूर से देखने पर कैसा नजर आता है, पूछा जा सकता है। तो दूर से देखने पर ऐसा नजर आता है कि रेत के समुद्र में मानो जहाज ने क्या कर दिया हो, लंगर डाल दिया हो। तो कौन सा, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, पुलिस में, पटवार में, इनमें काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है ये वाला। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दूर से दिखाई देने पर कैसा नजर आता है, जैसे रेत के समुद्र में, किसमें, रेत के समुद्र में, रेत के समुद्र में जहाज ने, रेत के समुद्र में जहाज ने लंगर डाल रखा हो। रेत के समुद्र में जहाज ने क्या डाल रखा हो, लंगर डाल रखा हो, क्योंकि इसके चारों ओर रेत ही रेत हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे रेत के समुद्र में जहाज ने लंगर डाल रखा हो। ऐसा कौन सा दुर्ग नजर आता है, सोनारगढ़ दुर्ग। ध्यान रखेंगे बच्चों, कुछ लोगों ने इसके विषय में बताया है कि अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। इसके साथ साथ एक कैसा भी आता है, अंगड़ाई लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान भी नजर आता है। मतलब अड़साई शेर, शेर को आलस आ रहे हो और बेटा हो, तो अड़साई शेर के समान या अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान नजर आता है। कौन सा दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान नजर आता है, तो ये शेर के समान नजर आता है। ऐसा भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है इस दुर्ग के विषय के अंदर कि सत्यजीत रे ने इस पर सोनार किला, सत्यजीत रे, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और सत्यजीत रे डायरेक्टर हैं, इन्होंने एक मूवी बनाई थी इस पर, किस नाम से, सोनार किला नाम से। किस नाम से बनाए थे, सोनार किला नाम से इस पर क्या बनाई, एक मूवी भी बनाई थी। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है प्रमुख प्रवेश द्वार। इस दुर्ग का जो प्रमुख प्रवेश द्वार है, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले जाते हैं। प्रमुख प्रवेश द्वार बच्चों, इस दुर्ग का जो प्रमुख प्रवेश द्वार है जिसे हम अखेपोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अखेपोल, अखेपोल या अक्षेपोल। अखेपोल इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है। जब
इस दुर्ग को बनाना प्रारंभ किया था राव जेसल ने, तो जेसल की कुछ दिनों के उपरांत मृत्यु हो जाती है। 7 वर्षों में बनकर के कंप्लीट हुआ था और इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था उन्हीं के वंशज शालिवाहन द्वितीय ने। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके बाद में यहाँ पर एक अखे सिंह जी होते और इसका मुख्य दरवाजा को निर्माण करवाते, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा, अखे पोल। और ध्यान रखेंगे इस अखे पोल इसका मुख्य दरवाजा है, इसके ऊपर बाबा रामदेव जी का झंडा लग रखा है। बाबा रामदेव की ध्वजा, बाबा रामदेव की ध्वजा यहाँ पर क्या कर रही है, लहरा रही है। ध्यान रखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, बाबा रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। तो किस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा रामदेव जी का झंडा लगा हुआ है या किस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर नेजा है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे सोनारगढ़ जैसलमेर के मुख्य द्वार पर क्या लग रखा है, नेजा लग रखा है। इसके बाद अब हम किले का एक चित्र बनाते हैं कि किला कैसा नजर आता है, इसी किले के अंदर क्या क्या दर्शनीय स्थल हो सकते हैं, उन सब की अब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि ये सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, कैसा नजर आता है, कैसा बन रखा है। तो आप जान ही गए बहुत सारी बातें, तो साथ में हम दर्शनीय स्थल भी पढ़ करके अड्डाई साके, यहाँ के ढाई साके प्रसिद्ध है, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ये जैसलमेर का दुर्ग इस प्रकार बन रखा है, इस प्रकार ये दुर्ग इस प्रकार बन रखा है और आप सभी को दुर्ग दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है बच्चों, इस दुर्ग की अगर हम बातचीत करते हैं तो इसमें बुर्ज हैं, सर्वाधिक क्या है, इसमें बुर्जें बन रखी हैं और इन बुर्जों की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। बुर्जें कैसी होती हैं, इस प्रकार की ऐसे 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 घुमटियां बन रखी होती हैं और ये क्या कहलाती है, बुर्जें कहलाती है। इस प्रकार इनमें ये घुमटियां लग रखी हैं और ये क्या है बच्चों, ये ही बुर्जें कहलाती है। तो इसमें कुल कितनी बुर्जें हैं, इसमें कुल आपको मैंने बता दिया कि 99 बुर्जें हैं, जिनको सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुल कितनी बुर्जें हैं, 99 बुर्जें हैं। कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप जब क्लास देख रहे होते हैं तभी उन पर थोड़ा ध्यान दे लिया करो, ताकि आपको क्लास में देखने से ही क्या हो जाए, याद हो जाए और हो जाएगी आपको। अब एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए, इसमें कुल कितनी बुर्जें हैं, 99 बुर्जें हैं और इस प्रकार ये दुर्ग दिखाई देता है। तब आपको लग गया होगा कि नहीं वास्तव में क्या है, ये जहाज के समान नजर आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप, ये है इसके चारों ओर दोहरा प्रकोटा भी इस प्रकार लग रखा है, ये दोहरा प्रकोटा, इस दुर्ग के बाहर चारों ओर क्या लग रखा है बच्चों, दोहरा प्रकोटा लग रखा है। और इस दोहरे प्रकोटे को क्या कहा जाता है, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे कहा जाता है बच्चों कमरकोट, कमरकोट। ध्यान रखेंगे कमरकोट, इस दोहरे प्रकोटे को क्या कहा जाता है, कमरकोट। और बुर्ज कितने हैं, 99 बुर्ज। ध्यान रखेंगे बुर्ज कितने हैं, 99। दोहरा प्रकोटा है, इसे हम क्या कहते हैं, कमरकोट। तो कमरकोट किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे घाघरे नुमा, घाघरा होता है, आपने घाघरा तो देख ही रखा होगा, तो घाघरे नुमा दोहरा प्रकोटा, घाघरे नुमा दोहरा प्रकोटा क्या कहलाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि घाघरे नुमा दोहरा प्रकोटा जो होता है बच्चों कमरकोट कहलाता है और इसमें सर्वाधिक 99 में क्या बन रखे हैं, बुर्ज बन रखे हैं। तो हम अब करते हैं इसके अंदर क्या क्या दर्शनीय स्थल हो सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, हम यहाँ के मंदिरों के विषय में बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको मिलेगा यहाँ पर इस प्रकार एक मंदिर और उस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या नाम है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ध्यान रखेंगे जो लक्ष्मी नारायण जो भगवान का मंदिर है, ये इनके क्या है, कुल देवता। जैसलमेर के भाटी शासकों के कुल देवता कौन है, ये लक्ष्मी नारायण है और इनका मंदिर यहाँ पर बन रखा है। बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि जैसलमेर के भाटी शासक वास्तविक शासक किसे समझते हैं, तो जैसलमेर के भाटी शासक लक्ष्मी नारायण भगवान को वास्तविक शासक समझते हैं एवं स्वयं को इनका दीवान समझ करके शासन किया करते हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे। स्वांग्या माता, ध्यान रखेंगे इनकी जो कुल देवी है उसका नाम है स्वांग्या माता। और आपको यहाँ पर क्या भी देखने को मिलेगा, स्वांग्या माता का
मंदिर भी देखने को मिलेगा। और ये इनकी क्या है बच्चों, ये इनकी कुल देवी है। स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी शासकों की क्या है, कुल देवी है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर जो इनके कुल देवता है और स्वांग्या माता का मंदिर जो इनकी कुल देवी है, ये भी बच्चों आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बच्चों रत्नेश्वर महादेव मंदिर ध्यान रखेंगे आप, रत्नेश्वर मंदिर जिसके भी पीछे ईश्वर लग रखा हो वह किसका मंदिर होता है बच्चों, वह महादेव जी का मंदिर होता है। साथ ही बच्चों ध्यान रखेंगे सूर्य मंदिर, इस दुर्ग में भी एक सूर्य मंदिर भी बन रखा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। काफी सारी बातें हम करेंगे लेकिन आप एक बार इसका थोड़ा सा ले लेंगे स्क्रीनशॉट, बाकी में कई सारे दर्शनीय स्थल भी आपको बता रहा हूं। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा क्योंकि ये चित्र मैंने केवल ये बुर्ज समझाने के लिए आप लोगों को बनाया था। और इनके कुल देवता, कुल देवी और रत्नेश्वर महादेव और सूर्य मंदिर यहीं पर हैं। और इसे भूल मत जाना कि घाघरे नुमा दोहरा प्रकोटा क्या कहलाता है, कमरकोट कहलाता है। इसे हम मारवाड़ी के अंदर पाड़ा भी कहते हैं, पाड़ा जिसे हम कहते हैं कि उस पाड़े का, इस पाड़े का, तो इसे पाड़ा भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे दर्शनीय स्थलों में बादल महल, क्या देखेंगे, बादल महल। राजस्थान के प्रमुख मेलों के अंदर हम बातचीत करेंगे बादल महल के। तो राजस्थान में बादल महल बीकानेर में भी है, नागौर में भी है, तो हमारे कुंभलगढ़ के अंदर भी है और जैसलमेर में भी है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे बड़ा आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा बादल महल, राजस्थान का सबसे बड़ा जो बादल महल है, ये सबसे बड़ा बादल महल कौन सा है, तो जैसलमेर का जो बादल महल है बच्चों, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल है। इतना बड़ा है कि इसे ताजिया टावर ही कहते हैं। क्या कहते हैं, ताजिया टावर, इसे क्या कहा जाता है, ताजिया टावर कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे कि इस जो बादल महल है इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण करवाया था बच्चों सिलावटों ने, जिसे बाद में वेरी सालजी को सुपर्द कर दिया था। निर्माण किसने कराया था इसका, सिलावटों ने। सिलावट कौन होते हैं बच्चों, ये पत्थर का काम करने वाली जाति होती है, पत्थर का कार्य करने वाली जाति। आपसे पूछ लिया जाए कि पत्थर का कार्य करने वाली जाति क्या कहलाती है, तो पत्थर का कार्य करने वाली जाति सिलावट कहलाती है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये ऐसा भवन है बच्चों जिसमें ब्रिटिश वास्तुकला की छाप नजर आती है। ध्यान रखेंगे किस में ब्रिटिश वास्तुकला की छाप स्पष्ट नजर आती है, तो इसमें ब्रिटिश वास्तुकला की छाप स्पष्ट नजर आती है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। कई सारी बातें हैं बच्चों, हम राजस्थान के प्रमुख मेलों के अंतर्गत इसकी डिटेल से बातचीत करेंगे, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। सर्वोत्तम विलास महल आपको दुर्ग में देखने को मिलेगा, सर्वोत्तम विलास महल। सर्वोत्तम विलास महल भी बच्चों इसी दुर्ग में बन रखा है। गज विलास महल, आपसे पूछ लिया जाए कि गज विलास महल कहां पर है, तो ये गज विलास महल भी बच्चों आपको कहां पर देखने को मिलेगा, इसी दुर्ग में देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं जिन्न भद्रे, ध्यान रखेंगे आप, जिन्न भद्रे सूरी ग्रंथ भंडार, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। सूरी ग्रंथ भंडार, जिन्न भद्र सूरी ग्रंथ भंडार आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो जिन्न भद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और ये क्या है, भूमिगत है, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत जो ग्रंथ भंडार है, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत ग्रंथ भंडार बच्चों यही है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पांडुलिपियों से लिखे ग्रंथ भी आपको देखने को मिलेंगे, ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों सबसे प्राचीन जैन मंदिर, ध्यान रखेंगे आप, सबसे प्राचीन जैन मंदिर, सबसे प्राचीन जैन मंदिर भी कहां पर देखने को मिलेंगे, तो आपको सबसे प्राचीन जैन मंदिर भी बच्चों इसी दुर्ग में देखने को मिलेंगे, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि ये तो हमारे दर्शनीय स्थल थे, लेकिन सबसे मुख्य बात आप ये भी ध्यान रख लेंगे, जैसूल कुआं।
इस किले की शोभा बढ़ाता है जेसूल कुआं। यहाँ पर जेशान तोप भी स्थित है और जेसूल कुआं भी यहाँ पर है। ऐसा बताया जाता है कि इसका जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? भगवान श्री कृष्ण ने। महाभारत के युद्ध के समय ये भूमि की तलाश कर रहे थे कि किस भूमि पर महाभारत का युद्ध करवाया जाए, तो उस तलाशते वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेकर के यहाँ पर भी आए थे और उस वक्त अर्जुन को प्यास लगी, तब इन्होंने यहाँ पर अपने सुदर्शन चक्र से एक किले का निर्माण करवाया था। उसे हम क्या कहते हैं? जेसूल कुआं। जाते जाते भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहकर के गए हैं कि आने वाले समय में हमारे वंशज यहाँ पर शासन करेंगे, राज करेंगे। इसीलिए भाटी शासक अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। बच्चों अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ के ढाई शाखे से संबंध है। शाखा मैं आपको पूर्व में काफी बार समझा चुका हूं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पूर्व के वीडियो में जाकर के देख लेंगे। अब हम बातचीत करते हैं यहाँ के शाखे के विषय में। तो यहाँ कितने शाखे हुए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 3 शाखे हुए हैं और इनकी डेटों में काफी ज्यादा अढ़ाई शाखे 3 बार हुए हैं, लेकिन एक बार पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अढ़ाई शाखा। तो हम अध्ययन करते हैं यहाँ के अढ़ाई शाखे का। सबसे पहले हम चलते हैं इस प्रकार 3 भागों में हमने इसको बांट देते हैं ताकि आपको भी बड़े अच्छे से जानकारी काम आ सके। प्रथम शाखा, प्रथम शाखे के बाद ध्यान रखेंगे आप द्वितीय शाखा, और तीसरा शाखा पूरा नहीं हुआ था। केसरिया तो हुआ था बच्चों, लेकिन वहां पर जोर नहीं हुआ था, इसलिए इसको हम आधा शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा शाखा। अब देखो पहली बार जो शाखा हुआ था वह कब हुआ था? काफी सारे मतभेद इसमें मिलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे 1312 ईस्वी। कुछ लोग इसे 1323 ईस्वी भी बताते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे प्रथम जो शाखा हुआ था वह कब हुआ था? 1312 ईस्वी में। बच्चों इस वक्त यहाँ के जो शासक थे 1312 ईस्वी में यहाँ के जो शासक थे वह कौन थे? मूलराज प्रथम। ध्यान रखेंगे यहाँ के शासक कौन थे? मूलराज प्रथम। और एक मूलराज द्वितीय भी है। ये मूलराज द्वितीय की अगर हम बातचीत करें तो जैसलमेर के भाटी शासक थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, साइक संधियां करने वाले थे। जबकि मूलराज प्रथम के समय आक्रमण किया था यहाँ पर किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखेंगे प्रथम शाखे पर आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखेंगे प्रथम शाखे पर आक्रमण किसने किया था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और मूलराज की जो पत्नी थी उसने क्या किया? जोहर किया। उसका नाम था रतन सिंह, रानी रतन सिंह, रानी रतन सिंह। इसको रत्नावती भी कहा जाता है, लेकिन शुद्ध नाम है इसका रानी रतन सिंह ने यहाँ पर क्या किया? जोहर किया। मूलराज जी ने यहाँ पर केसरिया किया और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह था जैसलमेर का पहला शाखा। अब हम बातचीत कर रहे हैं द्वितीय शाखे के विषय में। तो द्वितीय शाखा हुआ था बच्चों 1359 ईस्वी में। कब हुआ था? 1359 ईस्वी में। जब यहाँ के जो शासक थे वह शासक कौन थे? वह शासक थे बच्चों राव दूधा। दूसरा शाखा ये भी पूछ लिया जाता है कि किस शासक के समय हुए, तो दूसरा जो शासक था वो था राव दूधा और आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखेंगे दूसरे शाखे के समय आक्रमण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और जोहर किया था यहाँ पर छोटी रानी ने। ध्यान रखेंगे छोटी रानी ने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। अब हम बातचीत कर रहे हैं तृतीय शाखे की। तो यहाँ का जो तीसरा शाखा हुआ था बच्चों हुआ था 1550 ईस्वी में। कब हुआ था? 1550 ईस्वी में। यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था लूणकरण। क्या नाम था? लूणकरण। इनको लूणकरण जो है इनको राजस्थान का कर्ण भी कहा जाता है, जबकि राय सिंह को बच्चों राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आक्रमण, इस वक्त आक्रमण किसने किया था? यह आपसे पूछने लायक बात है। तो अमीर अली कंधार का एक शासक था जिसका नाम था अमीर अली। और ध्यान रखेंगे आप कि अमीर अली को शरण दे देते हैं लूणकरण। अमीर अली को शरण दे दी किसने? लूणकरण ने। तो अमीर अली लूणकरण के पास रहने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद अमीर अली कहता है लूणकरण से कि मेरे भी बेगमे है और वह बेगमे आपसे मिलना चाहती है। तो ये दुर्ग से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर के इसके जो सैनिक थे बच्चों
उन सैनिकों को ये स्त्रियों के वेश में बुर्का पहना करके स्त्रियों के वेश में दुर्ग के अंदर लाने लगता है। और दुर्ग के अंदर आते गए तो उनकी लंबाई चौड़ाई इत्यादि देख करके वहां के लोगों को लगा कि यार ये स्त्रियां नहीं हो सकती। और जब उनके घूंघट हटा करके देखे तो पता चला उनमें तो बड़ी बड़ी मूंछों वाले व्यक्ति थे और आपस में ये लड़ जाते हैं। बच्चों उसमें क्या होता है, लूण करण तो मारा जाता है, लेकिन इन लोगों के द्वारा अंदर जो अग्नि कुंड थे उनको बंद कर दिया गया एवं लकड़ियों को इनको बाहर फिकवा दिया गया, इसलिए जोहर नहीं हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं आधा शाका। और इस प्रकार ये 1550 में जो शाका हुआ था ये आधा शाका हुआ था। इसकी डेट सन वर्ष भी आप ध्यान रखेंगे, आक्रमण किसने किया था ये भी ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये था जैसलमेर का दुर्ग। निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। जैसलमेर का दुर्ग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ ही बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे।